ओमकार, प्राची, यस सर। लास्ट टाइम मैंने वेवलेंथ तक कराया हुआ था, रिमेम्बर? स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यस। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे रेडिएटिंग पावर और वेवलेंथ से रिलेटेड ग्राफ बन रहा है, कब तक ये इंक्रीज होता है, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट दैट my radiating power, either we can say the energy which should be started to decreasing and wavelength again which should be started to increases. ये पॉइंट था हमारा, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाने के बाद एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वेवलेंथ स्टिल इंक्रीज हुई जा रही है। ये सुनो ऑल। यस सर। अब आज के जितने भी पॉइंट्स चलने वाले हैं वो भी मतलब ब्लैक बॉडी से रिलेटेड होंगे, कुछ कंडीशंस हैं। पहले सारे पॉइंट्स को लिंक कर देता हूं, उसके बाद आप लोग जब क्रिस्चॉफ कंडीशंस को पढ़ोगे तो वहां का फॉर्मेट समझ में आएगा। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा इधर उधर है, मैं थोड़ा सीक्वेंस में दे रहा हूँ ब्लैक बॉडी से लेके क्रिस्चॉफ तक, तो आप लोगों को ये सही तरीके से याद रखने हैं, याद रखने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके, अब देखो, मैंने जब आप लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था तो ऑब्जर्वेशन में मैंने थर्ड पॉइंट आप लोगों को दिया था, दैट टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम बाय द एरिया ब्लैक बॉडी इंक्लूडिंग ऑल द वेवलेंथ। ये पॉइंट लिखा था सब लोगों ने? सर एमएससी पावर का वो फॉर्मूला है ना? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एमएससी पावर का फॉर्मूला डेफिनेशन है, एमएससी पावर का एक फॉर्मूला है। यस और नो ऑल? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट। एमएससी पावर को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूं, सबसे पहले एमएससी पावर जो वेवलेंथ से रिलेटेड है, हेडिंग होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट, WIENS, WIENS, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लिखे सब लोगों ने? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, अब ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। बेसिकली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ था कि एक सर्टेन पॉइंट तक जो हमारा रेडिएटिंग पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, बट लैम्डा मैक्स के बाद वो हमारा जो रेडिएटिंग पावर है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड स्टिल दैट वेवलेंथ इंक्रीजेस। यस और नो? यस सर। ओके, तो अब यहां पर ये जो वेवलेंथ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? मैंने कुछ डिपेंडेंट पॉइंट बताए थे ब्लैक बॉडी के, याद है क्या आप लोगों को? कैरेक्टराइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेंज है, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ रेंज ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, राइट? और ये डिपेंडेंट किस पे नहीं था? मटेरियल पे, which is independent on the material of the body and which is dependent on the temperature. ये पॉइंट आप लोगों को बताया था मैंने? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट में कि जो टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर एक पॉइंट है that lambda max which is inversely proportional to the absolute temperature, absolute temperature। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बन जाएगा। ये सुना एवरीवन? The wavelength lambda m emitted with minimum intensity by a black body is inversely proportional to its absolute temperature। या फिर सिंपली याद रख सकते हो that wavelength which is inversely proportional to the absolute temperature। Yes or no all? यस सर। तो इसको प्रूफ है? यस सर। समझ में आ रहा है? मतलब ये टेम्परेचर का कंडीशन है कि टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो वेवलेंथ था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। तो स्टेटमेंट लिखो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट के नीचे स्टेटमेंट लिख लो पहले। सर इसका प्रूफ है क्या? सॉरी, सर ब्लैक बॉडी उसी का प्रूफ था, ब्लैक बॉडी, यस सर। यस सर। ब्लैक बॉडी डायग्राम, फेरी ब्लैक बॉडी जो आप लोग पढ़े थे। यस सर। यस सर। कहाँ भूल जा रहे हो आप लोग? पॉइंट जरा पढ़ के आया करो।
Write down statement. The wavelength lambda m, keep it in a bracket. The wavelength lambda m emitted with maximum intensity by a black body is inversely proportional to its absolute temperature. I repeat, the wavelength lambda m emitted with maximum intensity by a black body is inversely proportional to its absolute temperature. सर सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? वो मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम है तो मैं अभी ज्वाइन हूँ. Wein's displacement. Ahmad, our heading is Wein's displacement. ओके सर, स्टेटमेंट रिपीट करें सर. अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कैरेक्टरिस्टिक में ब्लैक बॉडी के कि जो वेवलेंथ होगा वो डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे. यस और नो? यस सर. तो किस तरीके से ये डिपेंडेंट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे. दैट वेवलेंथ व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट. समझे? यस सर, समझा. स्टेटमेंट. द वेवलेंथ लैम्डा m emitted with maximum intensity by a black body is inversely proportional to its absolute temperature. लिखे सबने? यस सर. Now, when we convert into the equal sign, at that time we required something constant proportionality, so we'll use the b over here, and here we having the 1 upon t. That is our inversely proportional term. That b is called Wein's constant. याद रखना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Wein's constant. Okay. अब ये जो Wein's constant है, इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखना है. Its value is b is equal to 2.898 into 10 raised to minus 3 मीटर केल्विन. सेम अगर मैं यहां से b फाइंड आउट करूं, b फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन क्या मिलेगा? दैट b इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू टी. लैम्डा के लिए मीटर और टेम्परेचर के लिए केल्विन. समझ में आ रहा है यूनिट कैसे आया? यस सर. तो सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग इनको नंबर वाइज भी लिख सकते हैं. दैट लैम्डा m1 t1 is equal to lambda m2 t2. Is that clear all? Yes sir. ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को. याद रखना, ये सारे जितने रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे के सारे ही ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है. और आगे जो क्रिस्चॉफ लॉ भी आएगा वो भी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्सिव पावर पे ही डिपेंडेंट होगा. तो उसके पहले, क्रिस्चॉफ के पहले मैं सारे ही टर्म्स आप लोगों को करा दूंगा कि ब्लैक बॉडी के कंडीशंस कहां पे एप्लीकेबल है. तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ रहा है, ब्लैक बॉडी और उनके स्पेक्ट्रम से ही कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है. ये पहला डिपेंडेंट पॉइंट है जो ब्लैक बॉडी से रिलेट होता है. वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ क्या सबको? Yes sir. यस सर. अब बेसिकली इसको कहां पे यूज करते हैं हम लोग? बेसिकली ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहां पे यूज होता है? सो वी कैन से इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट वेरी हाई टेम्परेचर सच एज सरफेस ऑफ स्टार, सन, मून एटसेट्रा. सुनो आप लोग, ये कहां पे यूज होता है?
इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट वेरी हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उन्हीं सर्फेसिस पे इसको यूज करते हैं। तो स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सारे ही इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सेम इसका दूसरे पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं, इट ऑब्जर्वेशन आइदर इट एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉलिड डल रेड टू येलो एंड देन व्हाइट ऑन हीटिंग। मतलब ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। इट इज ऑब्जर्व कि जब कलर चेंज होता है, जब कलर चेंज होंगे डल येलो में या फिर हीट करने के बाद व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, मतलब वो भी वेन्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। जैसे अगर आप किसी भी बॉडी को कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से जो वेवलेंथ है वो ज्यादा एमिट होंगे, उनके रेंजेस ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये धीरे धीरे अपने कलर्स को चेंज करता है। कभी देखा है आप लोगों ने एक रॉड को लेके अगर हीट करोगे तो? यस सर, वेल्डिंग के टाइम एकदम वाइट रहता है सर, लेकिन ऐसे हीट करेंगे ऑरेंज रहेगा। हीट करने के बाद रेड येलो ऐसा कलर वो चेंज करता है, जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे कलर चेंज होता है। तो वो भी एक एग्जांपल है वेन्स डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ साइड। मतलब जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे इसके वेवलेंथ को शिफ्ट करेंगे। अब जरा हम लोग दूसरे पॉइंट को वापस देख लेते हैं। मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे ऑब्जर्वेशन होगा कि ये डल रेड से येलो में कन्वर्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हीट करेंगे येलो दिखने लगता है। तो मतलब ये हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में शिफ्ट होता चला जाता है, एट द फाइनल ये व्हाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स? तो हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे जो कलर्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट एंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट लॉ। सुना सबने? यस सर। पॉइंट्स वापस बोलूं? यस सर, एक बार रिपीट करो। इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट वेरी हाई टेम्परेचर such as surface temperature of stars, sun, moon, etc. ये पॉइंट्स लिख लो सब लोग। सिग्निफिकेंस हेडिंग दे दो, सिग्निफिकेंस। ये कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। और समहाउ आप लोगों को सीईटी में क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क वहां पे क्या होगा। तो डेफिनेटली आपको लिखना है वहां पे, इट शुड बी स्टार्टेड टू शिफ्टेड फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। पहला पॉइंट लिख लो सिग्निफिकेंस में, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट very high temperature such as surface temperature of stars, sun, moon, etc. लिखे सबने? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट फर्स्ट पॉइंट में वापस रिपीट कर रहा हूं, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट वेरी हाई टेम्परेचर such as surface temperature of stars, sun, moon, etc. सेकेंड पॉइंट में, it explains the common observation, it explains the common observation of the change of color, it explains the common observation of the change of color of a solid from dull red to yellow, from dull red to yellow, and then to white on heating. I repeat, it explains the common observation of the change of color of a solid from dull red to yellow and then to white on heating. लिखे दोनों पॉइंट? Yes, sir.
Third point, as the temperature increases, as the temperature increases, as the temperature increases, the maximum intensity of radiation, as the temperature increases, the maximum intensity of radiation shift, as the temperature increases, the maximum intensity of radiation shift towards the shorter wavelength sides, shift towards the shorter wavelength side. Thus, Wein's law is also called displacement law. Thus, Wein's law is also called displacement law. Done, everyone? Yes, sir. ये पॉइंट्स जरा समझ के जाना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इतना याद रखना, ये ब्लैक बॉडी से लेके मैं जितने भी पॉइंट्स करा रहा हूं, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक के एग्जाम में तो यहीं से सबसे ज्यादा आता था, जैसे कि ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, आइदर वी कैन से द वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये इस साल के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग इज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। तो एमिसिव पावर को गाइस काफी बार हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया हुआ था, दैट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, इसी को हम लोग एमिसिव पावर कहते हैं। सो हेडिंग लिख लो पहले, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। मोहम्मद, ऑब्जर्वेशन का थर्ड पॉइंट। मोहम्मद, सर the area under the wave represents total energy वाला पॉइंट सर। ऑब्जर्वेशन, यस वही वाला पॉइंट। वही क्या था? एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, राइट? यस सर। तो एनर्जी एमिटेड मतलब हीट, रेडिएटिंग एनर्जी एमिटेड, मतलब ये जो क्यू है दैट इज द रेडिएटिंग एमिटिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एमिसिव पावर। तो जो थर्ड पॉइंट था मैंने उस टाइम पे भी बताया था, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एमिसिव पावर। सो राइट डाउन डेफिनेशन, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, the emissive power of a body at a given temperature is defined as the quantity of radiant energy. The emissive power of a body at a given temperature is defined as the quantity of radiant energy emitted by the body per unit time per unit surface area per unit time per unit surface area. I repeat that definition. The emissive power of a body at a given temperature is defined as the quantity of radiant energy emitted by the body per unit time per unit surface area of the body at that temperature. Then all? यस सर। फॉर्मूला लिख लो, याद रखना एमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ओके, और ये पूरा उसका फॉर्मूला है। इसका जो यूनिट होगा तो एनर्जी मतलब जूल,
एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और टाइम मतलब सेकंड। और कभी कभी ये इस तरीके से भी आपको दिख जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। If you done, then let me know, huh? Done, sir. Done all? Yes, sir. आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Okay. Write down next heading, coefficient of emission. Coefficient of emission. लिखा तुमने? क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, ब्रैकेट में लिख लो। दैट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन व्हिच इज डिनोटेड विद द स्मॉल ई। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ई अपॉन ईबी। ईबी का मतलब होता है, पहली बात तो ई जो है वो, और जो ईबी है दैट इज द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सुन रहे हो? ई क्या है? एमिसिव पावर। और ईबी क्या है? अमाउंट टेक अप Black body. एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या जनरेट होगा? बोलो। Coefficient of emission is defined as the ratio of emissive power of the body to the emission power of the black body. गुड। या फिर अगर हम लोग जो शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज द एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। यस और नो ऑल? Yes, sir. समझ में आ रहा है डेफिनेशन? ये डेफिनेशंस रट्टा नहीं मार रहे हैं, इतना याद रखना। सिर्फ फॉर्मूला ही आप लोग देख के जाओगे, डेफिनेशन खुद से बना के लिख देना। राइट डाउन डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी the ratio of the emissive power of a body at a given temperature, the ratio of the emissive power of a body at a given temperature, the ratio of the emissive power of a body at a given temperature, at a given temperature to the, at a given temperature to the emissive power of a, to the emissive power of a perfectly black body, emissive power of a perfectly black body at the same temperature, at the same temperature. I repeat, the ratio of emissive power of a body at a given temperature to emissive power of a perfectly black body at the same temperature is called coefficient of emission, coefficient of emission of the body. Coefficient of emission of the body. लिखे सबने?
यस सर। ओके, ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला के नीचे ये पॉइंट्स लिख लेना। 0 लेस देन E लेस देन 1, मतलब 0 किसके लिए है? 0 E इज इक्वल टू 0, मतलब ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है। समझ रहे हो? एक काम करो, आप लोग पहले ये फॉर्मूला लिख लो, मैं बताता हूँ। एक एक पॉइंट लिखते हैं। ये लिखे इतना। यस सर। ओके, अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नीचे लिखो। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी E is equal to 1, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू 1। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी E is equal to 1। ओके, अब मुझे बताओ, रिफ्लेक्ट होता है क्या वहां पे? ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं क्या? नहीं सर। बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके, इतने ज्यादा रेयर कि हम लोग उसको 0 इमेजिन करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर E is equal to 0। रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होगा वो 0 होगा। लिखे? यस सर। थर्ड पॉइंट में लिखो, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी E लेस देन 1। मतलब जो ऑर्डिनरी बॉडी है, कोई भी ब्लैक नहीं है, वो नॉर्मल कलर है, फॉर एग्जांपल व्हाइट ले लो, तो वहां पे जो एमिशन होगा 1 से कम होगा। ब्लैक बॉडी होगी तो E इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन याद रहेगा सबको ये फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला कैपिटल E अपॉन EB है, दैट एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये याद रखना है, आगे क्रिस्टल आएगा आपको याद रखना। ये तो एमिशन था, अब हम लोगों को एब्जॉर्प्शन चाहिए। ओके, क्लियर अब कर दूं? ओके सर। यस सर। ओके, योर नेक्स्ट हेडिंग, एब्जॉर्प्सिव absorptive power, absorptive power लेगा सबने? देखो, एमिसिव पावर में क्या डेफिनेशन लिखे थे आप लोगों ने? हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पहले पहले पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। कौन सा हीट था वो? कौन सा हीट था वो? Temperature is defined as the quantity of radiant energy emitted by रेडिएंट एनर्जी था वो। क्या था? Yes. रेडिएंट एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? एब्जॉर्प्सिव एनर्जी होगी, absorptive energy. है ना? समझ में आ रहा है? रेडिएटिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे रेडिएटिंग एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेम कॉन्सेप्ट तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब वहां पर रेडिएंट एनर्जी एमिटेड था, एमिटेड बाय द बॉडी था, तो यहाँ पे रेडिएटिंग एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. मतलब ये दोनों में फर्क है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन में। सो राइट डाउन डेफिनेशन, एब्जॉर्प्सिव पावर ऑफ अ बॉडी, एब्जॉर्प्सिव पावर ऑफ अ बॉडी at a given temperature, at a given temperature is defined as the amount of radiant energy, amount of radiant energy absorbed, amount of radiant energy absorbed per unit area per unit time।
absorbed per unit area per unit time by a surface at that temperature सेम यूनिट जो आप लोगों ने लिखा हुआ था एमिसिव पावर में, जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला Q अपॉन A इंटू टी। सर कुछ एडिशन नहीं करना है उसमें? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। A इज इक्वल टू, खाली वो जो हीट था वो क्या था, एमिसिव था, और ये क्या है, एब्जॉर्प्सिव है। तो Q अपॉन A इंटू टी सेम फॉर्मूला है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखना है तो A लिख सकते हो हीट में, और जो वहां पर एमिसिव पावर था वहां पर QE रख दो। अगर आपको कुछ डिफरेंस ही जानना है तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को रख सकते हो। ओके सर। ठीक है, याद रखना जो एब्जॉर्प्टिव पावर है विच इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये नेचर और टेम्परेचर दोनों पे ही डिपेंडेंट रहता है। ओके ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी था इज अ गुड ऑब्जर्वर, मतलब एब्जॉर्ब अच्छा करता था, एंड गुड एमिटर ऑफ हीट, मतलब अगर ये एमिट करना चाहे तो एमिट भी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इतना याद रखना है, दस अ गुड ऑब्जॉर्ब ऑफ हीट इज गुड एमिटर ऑफ हीट, ये याद रखना है। जितना अच्छी तरीके से ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी अच्छी तरीके से ये हीट को एमिट भी कर सकता है। ये पॉइंट याद रहेगा सबको। परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ हीट, याद रखना एब्जॉर्ब और एमिट दोनों ही कर सकता है ये। तो यहां पर एब्जॉर्बर के साथ साथ एमिटर का भी कंडीशन चलेगा, जो कौन रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्चॉफ लॉ। समझ में आ रहा है, क्रिस्चॉफ लॉ में ये सारे कंडीशंस क्लियर होंगे। आगे बढ़े, क्रिस्चॉफ लॉ स्टार्ट करें। अब आता है क्रिस्चॉफ लॉ के कंडीशंस। यस और नो? यस सर, यस सर। आगे बढ़ जाए या फिर कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स दे दूं मैं? थोड़ा नीट चलेगा क्या सबको, नीट जी? अरे बोलो, नीट जेई के कुछ पॉइंट्स दूं या इससे रिलेटेड? Yes, sir. ओके तो Yes, sir. हेडिंग में लिख लो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अ बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिव, a body with large reflective is a poor absorber of heat, a body with large reflective is a poor absorber of heat, मतलब जो बॉडी हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है वो हीट को एब्जॉर्ब बहुत ही कम अमाउंट में करती है। फॉर एग्जाम्पल आवर ग्लास। यस और नो ऑल? यस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, a poor absorber of heat, a poor absorber of heat is a body, a poor absorber of heat is a body that emits poorly, a poor absorber of heat is a body that emits poorly। जाहिर सी बात है ना, हीट को बहुत एब्जॉर्ब किया, बहुत कम एब्जॉर्ब किया है तो उतना ही वो एमिट भी करेगा। यस और नो? यस सर।
डिपेंड करता है कि मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड पॉइंट, this implies a body with large reflective is a poor emitter। ये कुछ थर्ड पॉइंट के जैसा मिलता जुलता है, मतलब एक कंक्लूजन पॉइंट दे दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट जरा आप लोग याद रखोगे तो थोड़ा हिट से रिलेटेड आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है, या फिर आपको ये भी याद रहेगा कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ पढ़ा? यस सर। क्या पढ़े? दो लॉ हैं वहां पे, लॉ ऑफ करंट एंड लॉ ऑफ व्हाट? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ना। वोल्टेज लो केवीएल। तो वहां पर क्या है? टुवर्ड्स और अवे वाले डायरेक्शंस हैं, तो पाथ डायरेक्शन हम लोग किए थे। पाथ डायरेक्शंस है। तो वहां पर अगर उसके स्टेटमेंट में जाएं तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट व्हिच इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यस सर, E I is equals to 0। 0 इस तरीके से था। वो ई नहीं था, वो समीशन था भाई। यस सर, समीशन आई इज इक्वल टू 0। समीशन का मतलब है दैट सम ऑफ द ऑल द करंट व्हिच इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा फॉर्मेट क्या था? दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू 0। ये सुनो, ऐसे दो किरचॉफ लॉ दिए हैं। तो यहां पर अभी हमारे पास क्या चल रहा है कि एब्जॉर्बर और एमिशन चल रहा है। तो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट में बताया कि अ गुड एब्जॉर्बर which is emit the very good, which is having a very good emitting power condition, मतलब जितना अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ही अच्छा एमिट कर पाएगा। एंड इफ इट इज हैविंग अ वेरी पुअर ऑब्जर्वर then definitely which is a very poorly emit। yes or no? यस सर। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ में इसी कंडीशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हुआ है कि दैट गुड एब्जॉर्बर विच इज एमिट गुड रेडिएटिंग एनर्जी, इसी टर्म को प्रूव किया हुआ है। E इज इक्वल टू ए। अब कैसे, वो स्टेटमेंट से हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो गई है तो उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होती है, मतलब एमिट होती है। इसको आप लोग अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर एक मेटल ले लो और उसको बहुत हीट आप लोग अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है मेटल है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो इतना गर्म हो जाएगा कि अगर आप उसके सराउंडिंग में भी अपने फिंगर को लेके जाते हो तो आपको हीटनेस फील होगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो वही फॉर्मेट यहां पर भी एप्लीकेबल है। फर्स्ट किरचॉफ लॉ लिखो, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। याद रखना ये स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं हम लोग किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन लिखा सब लोगों ने हेडिंग? यस सर। ओके, नीचे स्टेटमेंट लिखो। आंसर में पहला हेडिंग स्टेटमेंट। लिखे सबने? यस सर। राइट डाउन। एट एनी गिवन टेम्परेचर, at any given temperature, the ratio of the emissive power, the ratio of the emissive power को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। the ratio of the emissive power to the coefficient of absorption, to the coefficient of absorption is constant for all bodies. The ratio of the emissive power to the coefficient of absorption is constant for all bodies। लिखें यहां तक, for all bodies
and it is equal to the emissive power of a perfectly black body, equal to the emissive power of a perfectly black body. Perfectly black body at same temperature. At same temperature. I repeat, पूरा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं मैं. Write down. मैं वापस एक बार चेक कर लो. At any given temperature, the ratio of the emissive power E to the coefficient of absorption is constant for all bodies, and it is equal to the emissive power of a perfectly black body at same temperature. Let me know guys, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होगा? क्या आप में से कोई स्टेटमेंट देख के फॉर्मूला बता सकता है क्या? मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे होगा इसका? आवाज आ रही है मेरी? E is equal to E upon A. E is equal to EB is equal to E upon A. राइट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं. दैट एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. यस और नो? Yes sir. दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इट. जो भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल पॉइंट लिख दिया. अब अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, E अपॉन EB, बी को नीचे लेके आ गए A. यस और नो? लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. That is Yes. our equation number 1. And after the equation number 1 के बाद but coefficient of emission, remember Yes sir, वो भी E upon AB है. E is equal to E upon EB. That is our equation number 2. Now we'll compare equation 1 and 2. तो क्या होगा यहाँ पे? E is equal to A. E is equal to A. समझ में आ रहा? क्रिस्टोफ लॉ किसे प्रूव कर दिया? Yes sir. उसी पॉइंट को कि मतलब जो बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्बर है तो वो परफेक्टली एमिटर भी है. अगर दोनों में से एक भी टर्म पुअर होगा तो दूसरा भी पुअर होगा, एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा हो जाएगा. सर जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा सर. राइट. समझे? यस सर. Yes, तो sir. इसी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट में दे रहा हूं कि मतलब और भी हम लोग इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं पूरे स्टेटमेंट को, या फिर इस वाले पॉइंट को किस तरीके से कंक्लूड करेंगे. नीचे लिख लो, ऐसा डबल कॉमा दे दो एंड राइट डाउन. एट अ गिवन टेम्परेचर the coefficient of absorption at a given temperature the coefficient of absorption of a body at a given temperature the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission. Is equal to its coefficient of emission. Repeat करो. At a given temperature, the coefficient of absorption of a body, the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission. Is equal to its coefficient of emission. मतलब ये वाला जो पॉइंट लिखे थे उसी को हम लोगों ने स्टेटमेंट वाइज लिख दिया.
डन ऑल? यस सर। समझ में आई? ये तो स्टेटमेंट से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी प्रूफ करेंगे। रब करूं? मतलब एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। यहां तक लिख के हो गया सबका? रब कर दूं? यस सर। ओके। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ Kirchhoff law of radiation। theoretical proof of Kirchhoff law of radiation। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम जरा आप लोग को बना लेना है। तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोग बॉडी ले लेंगे, एक व्हाइट है और दूसरा ब्लैक बॉडी है। ये ब्लैक बॉडी ले लिया हम लोगों ने। ओके, दो बॉडी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, ए और बी, या फिर इसको ओ रख लेते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी, और इसको बी रख लेते हैं, ब्लैक बॉडी। ये याद रहेगा पॉइंट। ओ क्या है? ऑर्डिनरी है। ओके। अब यहाँ पर दो टाइप के एरोस जनरेट करने जा रहा हूं मैं। तो ये वाले जो दोनों एरो हैं ये एब्जॉर्ब की तरफ शो करते हैं, एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो दो एरो हैं वो एमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? यस सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। दो एरो एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे और दो एरो एमिट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। और यहाँ पर ये जो बीच में गैप है, इस गैप में यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, दैट यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर लिख सकते हो आप लोग। यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर, ऐसे डॉट डॉट आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बनाया डायग्राम सबने? No, sir. डन ऑल? No, sir. ड्रॉ कर लो। Done everyone?
Yes, sir. आगे बढ़ेंगे। अगर डायग्राम बना लिया है तो मैं रब करूं। ओके 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 राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट गाइस, विल गो पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, consider an ordinary body O, consider an ordinary body O and perfectly black body B. Consider an ordinary body O and perfectly black body B of same dimension. Consider an ordinary body O and perfectly black body B of same dimension suspended in a uniform temperature, suspended in a uniform temperature, in a uniform temperature enclosure as shown in the figure. Uniform temperature enclosure as shown in the figure. I repeat, consider an ordinary body O and perfectly black body B of same dimension suspended in a uniform temperature enclosure as shown in the figure. तीनों पॉइंट लिखे। Yes, sir. लिखा सबने? Yes or no all? Yes, sir. Okay. Second point, at thermal equilibrium, both the bodies will have same temperature as that of the enclosure, लिखे तुमने? Repeat, at thermal equilibrium both the bodies will have the same temperature as that of the enclosure. मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों बॉडीज के पास हीट क्या है? सेम है, मतलब इनिशियल कंडीशन पे। यस और नो? Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड per unit area per unit time by body O quantity of heat absorbed per unit area per unit time by body O is equal to AQ which is representing heat absorbed. लिखे? मतलब ऑर्डिनरी बॉडी में कितना हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड per unit time per unit area, either per unit area per unit time. I repeat, quantity of heat energy emitted per unit area per unit time by body O is equal to E.
quantity of heat energy emitted per unit area per unit time by body O is equal to E. लिखा हमने? यस सर। ये फॉर्मूला साथ में लिखते चले जाना है स्टेटमेंट के। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा तो जितना एमिशन होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा हीट का। सो इफ यू फाइंड आउट द Q, here we'll get the equation E upon A, here we'll get the equation number 1. ये हम लोगों ने अभी किसके बारे में बताया है? ऑब्जर्वर के बारे में, सॉरी ऑब्जर्वर में, ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में हम लोगों ने बताया कि ऑर्डिनरी बॉडी में इस तरीके का फॉर्मूला जनरेट होता है। ये समझा सबको? यस सर। ऑर्डिनरी बॉडी में इस तरीके का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अब हम लोग किस में लेंगे? ब्लैक बॉडी में। सेम फॉर्मूलाज हम लोग किस में लिखने वाले हैं अभी? ब्लैक बॉडी में। ये लिखा इक्वेशन नंबर 1 तक सब लोगों ने? आया ना? ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेम ऊपर का जैसे लिखे थे, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, by perfectly black body, B is equal to Q. I repeat, quantity of heat absorbed per unit area per unit time by perfectly black body. मतलब पहले ordinary body ले रहे थे, अभी क्या ले रहे हैं? Perfectly black body. So B is equal to Q. लिखे? Yes sir. ये लिखे हुआ सबका? B is equal to Q लिखे? Yes, sir. ओके, तो अब एक एब्जॉर्बर का था, एक एमिशन का, तो सेकंड वाला पॉइंट ऑर्डिनरी बॉडी में क्या लिखा था आप लोगों ने? मोहम्मद, सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय बॉडी ओ इज। तो यहां पर क्या होगा? द रेडिएटिंग हीट एनर्जी emitted per unit area per unit time by perfectly black body, B is equal to EB. EB का मतलब क्या है? एमिसिव पावर ऑफ बी। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट? यस सर। तो सेकंड पॉइंट लिख लो भाई सब लोग, द रेडिएटिंग हीट एनर्जी emitted per unit area per unit time by perfectly black body, by perfectly black body, B is equal to EB. लिखे दोनों पॉइंट? Yes or no everyone? Is equal to Is equal to what? अरे B is equal to EB. B मतलब ब्लैक बॉडी। ये पहला वाला एब्जॉर्प्शन का है, दूसरा वाला एमिशन का। लिखे? यस सर। ओके, अगेन लिखो नेक्स्ट लाइन में, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, so here we'll get the equation number 2. Yes or no? यस सर। दोनों को ही यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रखा था इनिशियल कंडीशन में, दोनों के अंदर कोई टेम्परेचर में चेंजेस नहीं किए हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये फॉर्मूलाज मिले हैं। सो नाउ we'll compare the equation number 1 and 2. Either we can say substitute equation 1 in equation 2. Substitute equation 1 in equation 2. So what will get the term over there? EB is equal to Q की जगह पे क्या लिख लेंगे? E upon A. कैपिटल E upon A. Yes or no all? यस सर। ये ऊपर का रब कर दूं क्या?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे अगर मैं एब्जॉर्बर फाइंड आउट कर लूं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लूं, तो A इज इक्वल टू E अपॉन EB। यस और नो? ये वाला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन मिल गया, Yes, sir. मतलब थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन याद है? Yes. E इज इक्वल टू E अपॉन EB। समझ में आ रहा है? Yes, sir. We'll give it equation number 4. Comparing equation number 3 and 4, दोनों को कंपेयर करेंगे, so we'll get A is equal to E। ये इसका theoretical proof। मतलब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट लेके इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। समझे? Yes, sir. क्रिस्चॉफ लॉ ऑफ रेडिएटिंग हीट एनर्जी क्या है, समझ में आया सबको? या फिर क्रिस्चॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन यही रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्चॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, कि जितना एब्जॉर्ब्ड होगा उतना ही एमिट होगा, दैट्स इट। Yes, इतना sir. ही फॉर्मेट है इसका। तो डायग्राम वगैरह देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। और समझ में आ रहा है, सीक्वेंस समझ में आया सबको? आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे पीछे करके दिया हुआ है, मैंने थोड़े को सीक्वेंस में दे दिया। Yes, sir. समझा सर। हम्म, Sir, बोल current अंकुश। electricity में sir, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर ने बताया था कि जितना आउटपुट करंट होगा उतना इनकमिंग करंट भी होगा। क्या बोले अंकुश? थोड़ा जोर से बोलो ना, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। जितना करंट, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनगोइंग करंट सर ने बताया। हाँ, तो आउटपुट जितना दोगे, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट होगा ना, और जितना करंट होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग विद द ओम्स लॉ दैट करंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? तो मतलब वहां पे I इज इक्वल टू V, ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहता है साथ में। मतलब जितना करंट दोगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। यस और नो? तो कंफ्यूजन क्या है? सर दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है सर, जितना आएगा उतना। हाँ, दोनों का ही सेम कॉन्सेप्ट है, जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट होगा, जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज होगा। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली चेक करोगे ना, तो जो अगर इनपुट करंट है अगर वो 10 एम्पियर है, तो आउटपुट करंट में आपको 9.8 मिल जाएगा, 9.6 मिल जाएगा, 9.7 मिल जाएगा। तो वो अप्रोक्स 10 के बराबर ही होता है, वो बीच में थोड़ा बहुत एरर होता है, उस एरर को नेग्लिजिबल कर देते हैं हम लोग। जैसे कि 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर की जगह पे आपको मिलेगा 9.5, 9.6, ऐसे कुछ मिलते रहेंगे, तो दोनों बराबर ही है। यस सर, ये लॉस ऑफ एक्यूरेसी होती है, 10 नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, ये याद रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में जब जाओगे तो एग्जैक्ट 10 नहीं मिलेगा, मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन एक्सपेरिमेंट, आइदर इन द क्लाइमेट, आइदर वोल्टेज वैरी होते रहते हैं, आइदर ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम होता है। सो वी हैविंग सेवरल टाइप्स ऑफ एरर आल्सो, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर। यस और नो? यस सर, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना सर, वो भी। यस, तो ये वैल्यू कभी भी एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं होगी, ये इनपुट या आउटपुट, याद रखना। लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों ही बराबर होते हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सुना तुमने? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और बचा हुआ है चैप्टर में, खत्म कर लेते हैं उसको। बोलो हाँ। खत्म करें उसको भी? यस सर। हाँ, यस सर, खत्म कर दीजिए। हाँ, राइट डाउन। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन।
state and explain Stephen's law of radiation. अच्छा, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूं, उसका स्टेटमेंट बनाओ जरा आप लोग। EB क्या था? emissive power of black body. Directly proportional to the absolute temperature. कैसे पढ़ेंगे इसको? The emissive power of a black body which is directly proportional to the absolute temperature. fourth power of its absolute temperature. सुना आप लोगों ने? इधर इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसी को स्टीफेंस लॉ कहते हैं। सुना सबने? क्या कहते हैं इसको? Stephen's law. मतलब जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4 गुना के बराबर होता है। इस पॉइंट को किसने एक्सप्लेन किया था? स्टीफन ने किया था। समझे? ये एक एक एक्स्ट्रा नए पॉइंट्स जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मतलब ब्लैक बॉडी से ही रिलेट हो जाता है। सो राइट डाउन स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ radiant energy emitted, the amount of radiant energy emitted per unit area per unit time, the amount of radiant energy emitted per unit area per unit time by a perfectly black body, I repeat, the amount of radiant energy emitted per unit area per unit time by a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. लिखे सबने? कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा मिलेगा। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट है। यस और नो? Yes, sir. That is the Stephen's constant. Okay, and its value is 5.67 7 into 10 raised to 8. minus 8. 8. minus 8. हाँ, sorry, sir. ध्यान से। Done all? Yes, sir. आगे बढ़े? यहां तक लिखा सब लोगों ने? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, एक्सप्लेनेशन। मतलब स्टीफेंस लॉ का एक्सप्लेनेशन। लिखा सबने? सिंस यहां पे हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है या फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो क्या था? Q/80। यस और नो एवरीवन? अब अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ,
अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ क्या मिल गया हम लोगों को? That emissive power of a black body which is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. ये इक्वेशन 1 जो प्रीवियसली मिला था और ये स्टीफन में हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिल गया है। अब दोनों को एक साथ अगर मैं यूज कर लूं तो मतलब EV की जगह पे क्या हो जाएगा? That heat upon area into time is directly proportional to the fourth power of temperature. When we convert into a equal sign, again we require something constant proportionality, so Q upon AT is equal to sigma T raised to 4. If we find out the heat, तो AT इस साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एरिया इंटू टाइम सिग्मा इंटू एरिया इंटू स्मॉल टी इंटू टी रेज टू 4. याद रखना जो सिग्मा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, ओके मतलब स्टीफेंस कांस्टेंट का, that A which is representing the area of surface of perfectly black body, small t which is representing the time for which black body emits energy, and capital T which is representing the absolute temperature of a perfectly black body. सुना आप लोगों ने? यहां तक लिखो पूरा एक्सप्लेनेशन में। लिखे Yes, sir. डन ऑल। यस और नो? आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन में लिखो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ पावर लॉ। नेक्स्ट लाइन में लिख लो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ पावर लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ पावर लॉ और स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ लॉ। ये नीट और जेडब्ल्यू में ये पॉइंट पूछ सकते हैं, आपको बोल्ट्जमैन लॉ लिख के दे देंगे, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो याद रखना यही वाला फॉर्मूला को टिक करोगे आप लोग, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि स्टीफेंस लॉ लिखें या फिर बोल्ट्जमैन लॉ लिखें। सो दैट इज द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। आई रिपीट दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ पावर लॉ और स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. यस और नो? आगे बढ़े, यहां तक लिख के हुआ सबका? Yes, sir. अब गाइस ये तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए था ना, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब अगर ऑर्डिनरी बॉडी लेंगे तब क्या होगा? इफ वी टेक द ऑर्डिनरी बॉडी देन बोलो
सर E सिग्मा ब्रैकेट में T4 माइनस T0 रेज़ टू 4। पहले एमएसयू पावर तो बता दो ऑर्डिनरी बॉडी का क्या होगा। एमएसयू पावर क्या होगा? That emissive power of an ordinary body which is E is equal to small e into EB। जरा याद करो कहाँ लिखे थे, कहाँ का फॉर्मूला था ये? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। यस सर, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए था वो। यस और नो? यस सर। ओके, EB की जगह पे क्या लिखेंगे आप? EB क्या है? EB which is directly proportional to the temperature। यस और नो? इक्वल में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा इंटू T रेज टू 4। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 तो क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू स्मॉल e सिग्मा T रेज टू 4। यस और नो? यस सर। समझ में आया फॉर्मेट? यस सर। तो लिख लो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी वो लिख के पूरा लिख लो। फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी और एन ऑर्डिनरी बॉडी ये पूरा लिख लो। मतलब इस हिसाब से ये वैरी होता रहता है। तो दो ही कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो दोनों में से जो भी पूछेंगे आप लोग इससे हेल्प ले सकते हो। डन ऑल? डन एवरीवन? यस Yes, सर। Yes, sir. समझ में आया सब? yes. सर एनसीईआरटी का अपने 3 पॉइंट हेलो, क्या बोल रहे हो? एनसीईआरटी का 3 पॉइंट किसी को आवाज सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर। मुझे बताओगे? मुझे बताओगे क्या क्या बोला? बोल कौन रहा है? सर अंकुश बोल रहा है। क्या बोल रहा है अंकुश तू? सर एनसीईआरटी का अपने 3 पॉइंट रिपीट बोलो ना। एनसीईआरटी का थर्ड पॉइंट बोल रहा है रिपीट करने को सर। अच्छा, एनसीईआरटी का थर्ड पॉइंट रिपीट करूं? अरे वो मतलब ऐसे कॉमनली दिया हुआ था कि वो पॉइंट्स आप लोग एनसीईआरटी में यूज कर सकते हो। दिस इंप्लाइज अ बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिव is a poor emitter. This implies a body with large reflective is a poor emitter. अंकुश थोड़ा फास्ट लिखना सीखा तू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूरा पढ़ के जाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पूरा लिख के आना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा राइटिंग स्पीड पे काम करना शुरू करो तुम लोग। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल डू द न्यूमेरिकल इन दैट चैप्टर। ओके? ओके सर। अच्छा मुझे बताओ, फिजिक्स में अभी कितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं?
सर फिजिक्स 1 में 2 चैप्टर बचे हुए हैं। राइट, फिजिक्स 1 में 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, एक थर्मोडायनेमिक और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक है, ठीक है। और पेपर 2 में सर पेपर 2 में 10 चैप्टर बाकी है, 12 चैप्टर बाकी है, 13th 14th 15th। ओके, मतलब 4-5 चैप्टर ही बचा हुआ है, 2 इधर 4-5 उधर, राइट। यस सर। ओके ओके, we'll do in next lecture numerical. Okay everyone, bye all. Ma'am, stop the lecture now. सर आप ही होस्ट हो। मैं होस्ट हूँ, मुझे भी नहीं पता। रिकॉर्डिंग सेव कर लेना सर। रिकॉर्डिंग कहाँ था, हुआ है रिकॉर्डिंग? यस हाँ सर, संकेत सर कर रहे रिकॉर्डिंग। इसको सेव कैसे करना है, सेटिंग में जाके? सर सर कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा ना वो? यस सर, आप एंड कर दो। तो एंड करूँ मैं? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।